हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, आज उसका पार्ट 2, वहाँ से आगे चलेंगे हम लोग। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था आपसे गुड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में, कंज्यूमशन गुड्स बताया था, कैपिटल गुड्स बताया था और फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। आज हम लोग वहां से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, हमने लास्ट क्लास आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था। कंजम्पशन गुड्स पे जो एक्सपेंसेस होती है उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। हमें आज एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पता करना है। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर में हमें नेशनल इनकम करना है, कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में टोटल 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है। कितने रुपए का एक्सपेंडिचर है? 10,000 रुपीज़ का है। तो आपके घर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 10,000 रुपीज़ हुआ। तो आपके घर और आपके दोस्त के घर का मिलाकर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना हो तो क्या करेंगे? आप अपने घर के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना कंजम्पशन में एक्सपेंस होता है, और उसमें प्लस करेंगे क्या? अपने दोस्त के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपके दोस्त के घर में एक्सपेंडिचर हो रहा है 8,000 रुपीज़। तो आप मुझे बताइए कि आपका और आपके दोस्त का मिलाकर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? आपका और आपके दोस्त का मिलाकर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? सर बहुत सिंपल है, इस दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। कितना हुआ? 18,000 रुपीज़। तो वैसे यहाँ पे हमें आपसे जरा डिस्कस करना है कि पूरे देश की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितनी होगी, पूरे राष्ट्र की नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिकली उसे ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पूरे देश की। तो सर कैसे निकालेंगे? तो पूरे देश में जितने भी घर हैं उसको हाउस होल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। उस हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर ले लीजिए। हाँ, पूरे देश के हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, और उसमें ऐड करेंगे कि गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट बड़े सारे सैलरी देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुना होगा आपने। तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। गवर्नमेंट राहत देती है, गवर्नमेंट के गरीबों के कल्याण की योजना में बड़े सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी एक तो हो गया हाउस होल्ड। कौन सा एक्सपेंडिचर? हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर। और किसका जोड़ेंगे? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक सेक्टर और होता है जो ना हाउस होल्ड होता है ना गवर्नमेंट होता है, उसको प्राइवेट सेक्टर एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर इसमें क्या आता है? जैसे इसमें टेम्पल, मंदिर, मॉस्क, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसके एक्सपेंडिचर। अब इन तीनों को एग्रीगेट करेंगे तो वो कहलाएगा क्या? एग्रीगेट कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर। आज हम लोग कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं
नेक्स्ट क्लास मतलब जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहां इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगी। तो चलिए लिखिए, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, किनको किनको ऐड करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, बाय द किसका, हाउस होल्ड, जितने भी देश में घर है, प्लस करेंगे। दूसरा किसका बताया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द, किसका बोला, हाँ गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं, सब प्लस करेंगे। थर्ड किसके बारे में बताया, बताइए, बोलिए, एनपीओ। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड में कौन सा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। सर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, तो अभी बताया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जितने भी ये सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो एनजीओ में काम करते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ में आते हैं। अकाउंट्स में भी आपने देखा होगा उनकी एक्सपेंडिचर। अब प्रैक्टिकली बात कर लें कि अगर मान लीजिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर 18,000 रुपीज है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंडिचर 2,000 रुपीज है। तो बताइए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन बताएंगे पहले, कितना होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ बोलिए, गुड, 30,000, 10, 18 + 2, तीनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा। क्लियर है। और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग नेशनल इनकम में अच्छे से करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इस टॉपिक को बताना था, बेसिक कंसेप्ट में एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, लिख लिया आपने, आगे चलें। ओके, अब हमारा कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। मैं बहुत क्लियर कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक्स में बहुत क्लियर बताया गया कि इन्वेस्टमेंट में दो तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। कितने तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सर ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, तो अगर आपके बिजनेस में आपने अपने फाइनेंशियल ईयर में एक साल
अपने जितने भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किए वो सारे किस में आएंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएंगे। और आपने अपने बिजनेस में जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब जिसको आप सेल करते हैं, जिसको आप सेल करने के लिए परचेज करते हैं, जिसको कि आप बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं करंट एसेट्स में, उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी हम एज ए थ्योरी से समझेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि आपने बिजनेस में कितना बढ़ाया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, टोटल उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हम अपनी कैपिटल कहां लगाएंगे? तो पहले बताया, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, और दोनों में जितना भी आपने कैपिटल लगाया वो टोटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर हम सिंपल बात करें तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग आई से लिखते हैं। आई फॉर क्या? इन्वेस्टमेंट। अच्छे से समझेंगे इसको। और ये इन्वेस्टमेंट करेंट ईयर में कितना हुआ? मान लीजिए कि आपके फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग डेट कौन सा डेट होता है? 1 अप्रैल। उस दिन आपके बिजनेस में आपका टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है। किसमें मिलाकर? फिक्स्ड और इन्वेंट्री में मिलाकर। और लास्ट डे को 12 लाख है। तो इस करेंट ईयर में कितना लगाया आपने? तो क्लोजिंग डेट 31 मार्च को कितना है? 31 मार्च को कितना है बताइए सर? 12 लाख है। स्टार्टिंग 1 अप्रैल को, ये स्टार्ट वाला डेट, 1 अप्रैल को कितना था? 10 लाख। तो इस साल कितना? 2 लाख। ये क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये है इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? चेंज इन कैपिटल। और इन दोनों को मिलाकर स्टॉक बोलते हैं, कैपिटल स्टॉक। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू चेंज इन के। आई इज इक्वल टू चेंज इन के। इसे हम बार बार समझाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लिख लीजिए। चेंज का मतलब साल के स्टार्टिंग डेट और साल के लास्ट डेट में कितना चेंज है, उसे चेंज बोलते हैं। यहां पे हियर आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आई इज इक्वल टू क्या? इन्वेस्टमेंट। के इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक दो तरह के, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाले और दूसरे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाले। और ट्रायंगल, ये इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर।
बहुत डिटेल्स बात करेंगे इसके बारे में। मैं फिर से एक बार समझा दूं कि साल के शुरू में आपके फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग डेट को अगर आपका कैपिटल स्टॉक 10 लाख रुपीज है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाले दिन यानी लास्ट डेट 31 मार्च को अगर आपका कैपिटल स्टॉक 12 लाख रुपीज है तो आपका चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना हुआ सर? 2 लाख रुपए हुए, 2 लाख रुपीज हुई। दिस इज कॉल्ड चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, और वही आपका कहलाता है करेंट ईयर का क्या? इन्वेस्टमेंट। कि आपने करेंट ईयर में अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है। किनका किनका क्लियर है? अच्छा हाँ सर, अगर स्टार्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट 10 लाख है और साल के लास्ट में 9 लाख, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा -1 लाख रुपए। यस, नेगेटिव भी हो सकता है, हम इसे डिटेल्स बात करेंगे। चलिए आइए हम इसको बाइफरगेट करके दोनों पार्ट को अलग अलग बताएं। हमने पहले ही बताया कि इन्वेस्टमेंट कितने तरीके का? 2। What are the types of investment? उसी इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स अब स्टडी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स। इन्वेस्टमेंट के कितने कंपोनेंट्स, कितने टाइप्स? 2। बोलिए कौन कौन सा? बोलिए, कुछ बच्चे अभी भी नहीं बोल रहे हैं। बोलना है। देखिए, आप जब भी स्टडी करें तो लिखना, बोलना, देखना, सुनना, ये चारों चीज होता है तो आपका स्टडी सही होता है। आप लिखे भी, बोले भी, सुने भी और देखे भी तो आपका फुल कंसंट्रेशन स्टडी में आएगा। चलिए बताइए, इन्वेस्टमेंट में कितने टाइप्स, कितने कंपोनेंट्स? हाँ सर 2। बोलिए पहला, फर्स्ट। अभी भी कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं। बोलिए हाँ सर पहला। वेरी गुड, बोलिए, बोलने की आदत डालिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए सेकंड बताइए। वेरी गुड, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में दोनों को कंबाइंड करके 12 लाख और 10 लाख वाले एग्जाम्पल को सिखाया था। अब हम बाइफरगेट करेंगे। पहले सीखेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को और फिर सीखेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। पहले किसको सीखेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और फिर सीखेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? थोड़ा सा मैंने ब्रीफ बताया था, आइए हम उसकी डिटेल्स स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे। व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देखिए आपके बिजनेस में पहले ही बताया कि 2 तरह के एसेट्स, एक फिक्स्ड और दूसरा करेंट, स्टॉक रिटेन जो सेल करते हैं आप। तो यहाँ पे फिक्स्ड लाइक प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात कर रहे हैं। लिखेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट refers to increase, जरा वर्डिंग पे ध्यान देंगे, increase in the stock of किसका? fixed assets। किसका?
फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एंड, मैंने पहले बताया 1 साल के अंदर में, यानी क्या, अकाउंटिंग ईयर। आपके क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होगा 1 साल के अंदर में अकाउंटिंग ईयर, वो क्या होगी, फिक्स्ड। देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस तरह के एसेट्स में, हाँ बोलिए, फिक्स्ड एसेट्स में, बहुत क्लियर बताया। कौन से एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, अकाउंटिंग ईयर के अंदर में। कौन से ईयर के अंदर में, अकाउंटिंग ईयर में। सर क्या होना चाहिए, इंक्रीज। सर डिक्रीज हो जाए तो माइनस में आंसर आ जाएगी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? वेरी गुड, बिल्कुल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, बताइए, हम सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में मेरा कितना फिक्स एसेट्स है। लिखेंगे स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द producers at the end of the accounting year। साल के लास्ट में देखेंगे कि हमारा फिक्स एसेट कितना है। जैसे साल के लास्ट में फिक्स एसेट 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख। अब उसमें माइनस करना है, क्या करना है, लेस करना है, क्या घटाना है। कौन से फिक्स एसेट्स को, अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग डेट वाले फिक्स एसेट्स को लेस करना है। कौन से, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी विद द प्रोड्यूसर at the beginning of the accounting year। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें साल के लास्ट वाला लेना है फिक्स एसेट्स को, और उसमें माइनस करना है कौन से वाले को, साल के शुरू वाले को। लास्ट में 12 लाख है 31 मार्च को, स्टार्टिंग 1 अप्रैल को 10 लाख थी, तो 12 लाख माइनस 10 लाख। कई बार बच्चे गलती कर देते, ओपनिंग माइनस लास्ट, नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर से सुन लीजिए, क्लोजिंग एट द एंड ऑफ, क्लोजिंग में माइनस करेंगे किसको, ओपनिंग को। क्लियर है? किस में से किस में, लास्ट डेट वाले फिक्स एसेट्स में माइनस करेंगे ओपनिंग डेट वाले को, बिगिनिंग ओपनिंग डेट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इससे पता चलता है कि हमें साल में कितना इंक्रीज हुआ। सर अगर साल में लास्ट में कम और शुरू में ज़्यादा, ठीक है, माइनस में आंसर आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर है? चलिए सर जी क्लियर है, ओके, नोट डाउन हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, दूसरे इन्वेस्टमेंट कौन सा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? ठीक वैसे पिछले क्वेश्चन में मैं फिक्स एसेट्स को लिया था, और यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड को लेंगे। किसको लेंगे, स्टॉक इन ट्रेड को। स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड्स जो आते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वो जिसको आप सेल करते हैं, अकाउंट में आप इसे स्टॉक इन ट्रेड दिखाते हैं। करना वही है,
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, किसमें से किसमें, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को लिखेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है उसमें, तो अभी बताया, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो माल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, रॉ मटेरियल, इन तीनों को जोड़ दें तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आता है। सर फिनिश गुड्स क्या है, जैसे मान लीजिए एक फैन बनाने वाली, पंखा बनाने वाली मैन्युफैक्चरर है, तो जो फैन तैयार हो गए हैं उसे फिनिश गुड्स बोलेंगे। कुछ फैन है जिसमें अभी डैने नहीं लगे हैं, वो सेमी फिनिश गुड्स हो गया। और जो अभी आयरन स्टील अभी आया, वो पड़ा हुआ है, अभी उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ, वो क्या है, रॉ मटेरियल। इन तीनों को ऐड करें तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आते हैं। लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करंट ईयर का कितना हुआ, इस अकाउंटिंग ईयर का कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे वेरी गुड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सिंपल वे में बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसे हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक सपोज करें 20,000 रुपीज है और ओपनिंग स्टॉक 17,000 है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 20,000 माइनस 17,000 इज इक्वल टू 3,000। इज इट क्लियर? चलिए हाथ उठाए, किनका किनका क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा लगा, सारे बच्चों ने हाथ उठाया। एकदम ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपके सामने पास में बैठा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। एकदम फिर से मैं कह दूं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है, वेरी गुड। ये था आपका भी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों में आ जाएंगे। कौन कौन से, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी। अच्छा आप मुझे बताएं आप कि डेप्रिसिएशन किस एसेट्स में लगता है, फिक्स एसेट्स में या इन्वेंट्री एसेट्स?
स्टॉक इन ट्रेड। वेरी गुड, अकाउंट्स में बच्चों ने क्लियर कर रखा है। यस सर, कि डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट्स में लगेगा। बस, तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ध्यान रखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। पहले लिखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? सर, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? बहुत सिंपल, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ले लीजिए, मान लीजिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है, उसमें आप डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। किसको लेस करेंगे? सर हमें कैसे पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन कितना है? वो आपके क्वेश्चन में देगा। अगर 2 लाख का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और 20,000 डेप्रिसिएशन है, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,80,000। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? तभी बताया कि आपके अकाउंटिंग ईयर में फिक्स्ड ईयर में फिक्स एसेट्स में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है प्लस इन्वेंट्री एसेट्स, इन्वेंट्री स्टॉक में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या निकल कर आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इसको भी लिख लीजिए। वेरी गुड, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? दो इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, किसको किसको ऐड करना है? एक्सपेंडिचर ऑन द purchase of fixed assets during the accounting year। अभी बात किया था फिक्स एसेट्स वाला। एक तो फिक्स एसेट्स का लेंगे और दूसरा प्लस करेंगे उसमें कौन सा? expenditure on the inventory stock during the accounting year। एक बार फिर से ध्यान दें कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें, एक तो फिक्स एसेट्स का एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेंट्री स्टॉक का। चलिए फटाफट बताइए कि अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता हो तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, बोलिए बोलिए। यस सर, आज जवाब नहीं आया। वेरी गुड, कि अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता हो उसमें क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो क्या निकल कर आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट।
अच्छा बताइए, अगर नेट इन्वेस्टमेंट दिया हो, नेट इन्वेस्टमेंट दिया हो, उसमें क्या प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट दोनों में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों फिक्स्ड। वेरी गुड, क्लियर है? चलिए बताइए किनका क्लियर है? वेरी गुड। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो नेशनल इनकम में आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, अगर क्लियर हो तो आगे चले। अब इकोनॉमिक्स में दो चीजों को समझना है बेसिक कंसेप्ट में। एक तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टॉक। अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है, न्यूमेरिकल हम उसके नेशनल इनकम में बात करेंगे। अभी दो क्वेश्चन, एक तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टॉक और एक व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लो। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लो, स्टॉक, फ्लो। बेसिक ये दो टर्मिनोलॉजी है, स्टॉक, फ्लो। फिर से सुनेंगे, स्टॉक, फ्लो। देखिए, स्टॉक और फ्लो, स्टॉक, फ्लो। हम बात करते हैं स्टॉक और फ्लो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक और फ्लो इसको समझिए पहले, फिर नोट डाउन करेंगे आप, मैं नोट डाउन करवा दूंगा। कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका एक पीरियड है, ये पीरियड, ये 1 अप्रैल, ये 31 मार्च, 1 अप्रैल और 31 मार्च। ये पीरियड ईयर का हो सकता है, ये मंथ हो सकता है, अप्रैल, मई। अब अगर मैं बात करूं एक पीरियड की, जैसे अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का आप अपना सेल्स बताओ, किस डेट से किस डेट तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का आप अपना सेल्स बताएं। तो ये हम किसकी बात करें, पीरियड की बात करें, एक स्पेसिफाइड पीरियड की बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं, फ्लो। लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछूं एक टाइम, जैसे अभी आपके जेब में, अभी आपके जेब में कितने पैसे हैं, चेक करिए। अभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे अभी आपके 31 मार्च के डेट में आपके बैंक में कितने डिपॉजिट हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। जरा फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, उसको कंप्लीट कर लिया। यहां एक दो टर्मिनोलॉजी समझना हमें, स्टॉक एंड फ्लो। जैसे ही हम आपके एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। जैसे 31 मार्च को आपके बैंक में कितने पैसे हैं, ये स्टॉक है। और जब हम पीरियड की बात करें, वो पीरियड, जैसे आपकी
पूरे मार्च महीने की कितनी सैलरी है, वो फ्लो। क्लियर है? स्टॉक फ्लो। चलिए लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर स्टॉक एंड फ्लो। पहले लिख लेंगे, फिर और क्लियर करेंगे हम लोग। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल। It is an economic variable which can be measured at अभी अभी बात किया था क्या? Very good. Point of time. Point of time. It is an economic variable which can be measured at a period of time. देखिए मैंने स्टॉक को बताया कि पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यहाँ एक पीरियड आता है स्टॉक में, फ्लो में। वो पीरियड 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। जब भी बात यहां से इस डेट से लेकर इस डेट तक, दैट मीन्स फ्लो। लेकिन किसी खास पॉइंट पे, जैसे अभी देश में पॉपुलेशन कितनी है, स्टॉक वेरिएबल। कितने पानी आपके टैंक में है, गोडाउन में कितना अभी माल है, हमारे देश की 1 साल की इनकम कितनी है, ये फ्लो हो गया। नदी में 1 घंटे में कितने पानी बहते हैं, आपके साल की सेल्स कितनी है, ये फ्लो हो गया। क्लियर है? आपने लिख लिया? आइए इसको कुछ फिर से एग्जांपल से समझे हम। रुक जाए, चलिए थोड़ा रुक जाते हैं। जब भी अगर पीरियड की बात की जाए, यहां से यहां तक फ्लो है। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, स्टॉक है। जैसे आई, आपके छत पे वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में अभी कितना पानी है? सर जी 400 लीटर है। तो ये क्या है? 400 लीटर पानी। दिस इज कॉल्ड स्टॉक। दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। अभी छत पे टैंक में कितने पानी है, स्टॉक। ये देखिए, अब यहां देखिए, वाटर टैंक से पानी निकल रहा है, लीकेज हो रहा है। तो यहां पे बात आएगी कि 6 घंटे में, 6 आवर्स में कितने पानी निकल गए? सर 100 लीटर निकल गए। दिस इज कॉल्ड फ्लो। एक पीरियड आया, कितने घंटे का पीरियड आया? 6 घंटे। मैंने पहले ही बताया कि पीरियड 6 घंटे का हो सकता है, 6 दिन का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, पूरे साल का हो सकता है। तो क्या है? फ्लो। चलिए, हमने बात किया कि आपके बैंक में अभी कितने पैसे डिपॉजिट हैं। अभी आज के डेट में कितने पैसे डिपॉजिट हैं? 31 मार्च, बैलेंस शीट में आप लिखते होंगे 31 मार्च में कितने पैसे डिपॉजिट हैं। क्या है सर? 31 मार्च में कितने पैसे डिपॉजिट हैं, बताइए क्या है? सर स्टॉक है। वेरी गुड, स्टॉक है। चलिए, आपने 1 महीने में
पूरे दिसंबर के महीने में कितने राइस बेचे? अच्छा, पूरे दिसंबर, हाँ 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीना पीरियड। सर ये फ्लो है, वेरी गुड, फ्लो है। अच्छा बताइए, किसी की सैलरी क्या होती होगी? सैलरी, 1 महीने की सैलरी, सर बहुत ज्यादा है। सैलरी, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, पर मंथ है, यानी 1 महीने की। क्या है बताइए? सर फ्लो है, वेरी गुड। सैलरी क्या है? इनकम, फ्लो है। तो हम पूरी तरह से बात कर चुके हैं कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो स्टॉक है, और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो फिर वो फ्लो है। वेरी गुड। देखिए मैं पहले ही कह चुका था कि आप घर पे 2 रजिस्टर रखेंगे, एक क्लास नोट्स के लिए और एक होमवर्क के लिए। चलिए आइए, आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। टाइम टू टाइम चैप्टर के बाद आपकी ऑनलाइन टेस्ट भी होगी। अभी होमवर्क में चैप्टर 1 के लास्ट में आप देखेंगे, आर.के. सिंगला बुक्स मैंने बताया, उसमें MCQ होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 तक। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और सही आंसर MCQ में 1 to 20 तक करेंगे। और आप देखेंगे अपने बुक्स में इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हाँ जी सर, इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15 ये जरूर करेंगे होमवर्क में। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9868308387। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। प्लीज कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप कर लेंगे इंडिविजुअल मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, यहां से आपको रिप्लाई मिलेगी। होमवर्क हर हाल में करेंगे, क्लास नोट्स में जो क्लास में मैं लिखवाऊं उसे करेंगे आप, और होमवर्क वाले रजिस्टर में आपको जो होमवर्क दिए जाए वो करेंगे। और टाइम टू टाइम चैप्टर के बाद टेस्ट होगी, वो आपके ऑनलाइन ऐप में ठीक वीडियो से पहले एक टेस्ट की फोल्डर होगी, वहाँ पे मैं क्लास में बता दूंगा और मैसेज भी जाएगा, वहाँ से आपको टेस्ट भी देना है। थैंक यू फ्रेंड्स।